सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज था हमारा संडे, आज है हमारा संडे। तो संडे के दिन हम रविवार के दिन क्या करते हैं, RWA का यानी रोजगार विद अंकित पे एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो उसमें 20 क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में मैथ का आता है। तो उसी 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं उस 20 क्वेश्चन को मैंने कैसे लगाया था वो तरीका मैं बताऊँगा। मैंने सोल्यूशन नहीं देखा है, मेरे 20 के 20 क्वेश्चन सही थे, वो मैंने कैसे लगाया था मैं अपने तरीके से बताऊँगा। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग अच्छे से देखना है तो पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी क्वेश्चन आपका ना हुआ हो उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमारा नंबर दे रखा है 4 5 1, यहाँ पे स्टार बना रखा है 6 0 3। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो स्टार है इसका न्यूनतम मान क्या होगा जिससे ये संख्या 9 से पूरी कट जाए, यानी ये टोटल संख्या 9 से पूरी कट जाए। यहाँ पे हम क्या रखें कि ये 9 से पूरी कट जाए। तो हमको पता है कि जो 9 का डिविजिबल का रूल होता है, वो 9 का ये रूल होता है कि इन सारे संख्याओं का योग अगर 9 से कटेगा तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। ये 5 और 4 ये 9 से कट जाएगा, ये 6 हो गया, ये 3 ये 9 से कट जाए। अब बच गया ये 0 और ये, तो एक में 0 को जोड़ेंगे तो एक आएगा प्लस स्टार। अब इस स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ये 9 से कट जाए, तो हम 8 ही रखेंगे। 8 रखेंगे तो 8 और 1 ये 9 हो जाएगा, तो ये 9 से कट जाएगा। और कोई भी संख्या आप रखेंगे तो 9 से नहीं कटेगा। तो स्टार का मान हो गया हमारा, इसका मान हो गया 8, तो इसका आंसर हो गया 8, ठीक है। अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो कि हमारा सरलीकरण का है और बेहद आसान है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करके बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे, कोष्टक को, छोटे वाले कोष्टक को, ठीक है। तो ये 25/3 है, तो इनका एलसीएम आ गया 6, तो ये आ गया 50 -1 -4, ठीक है। तो ये हो गया -1 और -4 5, ये आ गया 45/6, यानी यहाँ पे आ गया 45/6। अब ये कोष्टक से बाहर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, कोष्टक से बाहर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 7 × 21 23/3, ठीक है। हम देख रहे हैं ये कट जाएगा तो 3 ये चला जाएगा, 3 × 3 = 15, तो ये जाएगा 2 दूना 4 2 3 6 3 5 15, तो ये आ गया 10, ठीक है। 23/3 - 10 ये कोष्टक में आ गया, ठीक है। इस पूरे की जगह आ गया 23, इस पूरे की जगह आ गया 23/3 - 10, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 × 30 हो जाएगा, तो ये हो गया 30, पूरे के बट्टे में 3 रहेगा, तो ये आ गया 7/3, तो ये बाहर जाएगा तो ये आ गया 7/3, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि वो माइनस में था, ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो 4 × 12 13/3, 4 × 12 13/3। हम देख रहे हैं ये माइनस में है, तो क्या आ जाएगा 13 - 7, ये आ गया 6/3, तो 3 दूना 6, यहाँ से आ गया हमारा 2, तो इसका आंसर आ गया 2। इसको सभी ने सॉल्व किया होगा, ये काफ़ी आसान था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफ़ी बेहद आसान है। कह रहा है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि। क्वेश्चन बेहद आसान है, हम सबको पता है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, बस इसी पे हमारा सवाल लग जाएगा। जैसे मान लेते कि मेरी आय 100 रुपये है, अगर मैंने 80 रुपये खर्च कर दिया तो मेरे पास बचा कितना है, 20 रुपये ना। तो बस यही है, आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है। तो मान लेते हैं उसकी आय जो है 100 रुपये है, उसकी आय 100 रुपये है, 25% बचाती है, 25% बचाती है तो खर्च कितना करती है, 75%, तो 75% खर्च कर देती है, ठीक है। ये हो गया हमारा आय, ये हो गया हमारा बचत, ये हो गया खर्च। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसकी आय में 29% की वृद्धि हो जाए, यानी 100 में 29 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 100 में 29 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 129। कह रहा है कि यदि उसकी आय में 29% की वृद्धि हो जाए तो हो गई 129। अब कह रहा है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो व्यय हमारा यहाँ पे खर्च है 75, तो 75 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20% यानी 1/5,
1/5, तो ये जाएगा 5 एकम 5, 15 बार, यानी 15 की वृद्धि होगी, 15 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो अब बचत कितना आएगा? अगर हमारा जो आय है 129 है और खर्च हमारा 90 हो रहा है तो बचेगा कितना? तो यहाँ पे आ गया 9, ये आ गया 3, 39 रुपये हमारा बच रहा है। ठीक है, इसको हमने ऐसे निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा है? तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। बचत में वृद्धि, तो पहले बचत कितना था? 25, अब हो गया 39, कितने रुपये बढ़ जा रहा है? तो ये बढ़ रहा है 14 रुपये, यानी 25 पे 14 रुपये की वृद्धि। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 25 चौक को 100, 14 चौक को 56, यानी 56% की वृद्धि हो जा रही है। तो ये हमारा आंसर है। इसको बताने में बस टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो बहुत, मतलब 1 मिनट के अंदर में आप इसे चाहे तो कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 रुपये अधिक मिलते हैं। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? क्वेश्चन बेहद आसान है, इसे हम 100 मान के करेंगे। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास कोई सामान है जिसकी कीमत 100 रुपये है। ठीक, कह रहा है कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर बेचता है। 8% की हानि पर, यानी 8% की हानि पर बेचेगा, यानी 92 रुपये में बेचता है। ठीक, आगे कह रहा है कि यदि उसने 10.5% के लाभ पे बेचा होता, यदि उस इसी 100 रुपये को 10.5 रुपये के लाभ पर बेचा होता तो कितने में बेचता? यानी 110.5 रुपये में बेचता। 100 रुपये पे 10.5% निकालेंगे तो 10.5 ही आएगा। ठीक है, तो वो अगर 10.5% के लाभ पे बेचेगा तो 110.5 रुपये में बेचेगा। आगे कह रहा है तो उसे 92.5 रुपये अधिक मिलते। तो पहले उसे 92 रुपये मिल रहे थे, अब उसे मिल रहे हैं 110.5। कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं? तो उसे 5.81, यानी उसे 18.5 रुपये अधिक मिल रहे हैं। इसी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 92.5। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ से पहले इसका मान निकालेंगे, ये CP का मान निकालेंगे। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो इससे 5 गुना ज़्यादा है, तो इससे 5 गुना ज़्यादा है। तो ये हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है वो भी 100 नहीं होगा, इससे 5 गुना ज़्यादा 500 रुपये होगा। ठीक है, ये 500 रुपये होगा। ठीक, जो CP हो गया हमारा 500 रुपये आ गया। अब आगे कह रहा है कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? यानी इस 500 पे अगर हम 12% का लाभ लेना चाहते हैं तो कितने में बेचेंगे? तो 500 का 12% निकाल लीजिए, ये आ गया 12×5 = 60, यानी इसमें 60 जोड़ देंगे तो हमें 560 रुपये में बेचना होगा। अगर हम 12% का लाभ लेना चाहते हैं तो 560 में बेचना होगा। तो यही हमारा आंसर है। इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो समय और कार्य का है, और ये बेहद आसान क्वेश्चन है और काफ़ी समय बाद इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में करते हैं, 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने मजदूर पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन है M1 D1 अपन W1, M2 D2 अपन W2, यानी जो हमारे टोटल आदमी हैं और कितने दिन काम कर रहे हैं और काम कितना है, इसी पे हमारा लग जाएगा। जैसे कह रहा है कि 18 मजदूर, मान लेते हैं यहाँ पे 18 मजदूर किसी कार्य के 1/3, यानी काम टोटल हमारा है 3 और वो करते हैं उसका 1/3 यानी 1 भाग। तो हमारा काम जो चीज़ें हम करते हैं, यानी जो हमारा काम होता है वो नीचे आ जाता है गुणे। कह रहा है कि 27 दिन में करते हैं, यानी 27 दिन में करते हैं बराबर। अब कह रहा है कि कितने मजदूर, यानी मजदूर हमें पता नहीं है, तो मजदूर कितने मजदूर पूरे कार्य को, तो पूरा कार्य हमारा कितना है 3, नीचे आ जाएगा 3, जो कार्य होता है वो नीचे आ जाता है 3। पूरे कार्य को 9 दिन में करेंगे, 9 दिन में। बस हम यहाँ से मजदूरों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो 9 3 27, इस 3 का गुणा इधर होगा तो ये हो गया 9, और 18 9 162 होता है, यानी मजदूरों की संख्या आ गई 162, यानी 162 मजदूर इस काम को 9 दिन में कर लेंगे। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि समय और दूरी का सवाल है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी होती है। जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे 5 मिनट की देरी होती है। उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसको लगाने के कई तरीके हैं, मैंने कैसे लगाया था पहले मैं वो बताता हूँ। तो हमारा चाल दे रखा है 10 किलोमीटर, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। हमारा चाल दे रखा है, पहली चाल है 10 किलोमीटर और दूसरी चाल है 15 किलोमीटर। तो मैं मान लूँगा कोई संख्या जो इन दोनों से कट जाए, तो इनका एलसीएम ले लेता हूँ 30, ठीक है। अगर वो 30 किलोमीटर की दूरी 10 के स्पीड से तय करता है तो उसे 3 घंटे लगते हैं, और 15 के स्पीड से तय करता है तो उसे 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। उसे पहले 3 घंटे लगते थे लेकिन दूरी बढ़ गई तो उसे 2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे ये कितना 1 घंटे बचा रहा है, 1 घंटे बचा रहा है। तो कह रहा है कि पहले उसे 20 मिनट की देरी लगती थी, पहले वो 20 मिनट की देरी से पहुँचता था, अब 5 मिनट की देरी से पहुँच रहा है। तो जब भी देरी आ जाए, एक देरी हो और दूसरी भी देरी, तो उसे माइनस कर देंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। तो टोटल ओवरऑल उसे 15 मिनट की देरी लग रही है, 15 मिनट देरी से पहुँचता है अगर टोटल हम टाइम निकालेंगे। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पे वो 1 घंटे पहले पहुँच जाता है, 1 घंटे की देरी से पहुँचता है ये वाला। तो 1 घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 60। ये 60 है, इसी का मान हमें दे रखा है 15, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 1/4 गुना ज़्यादा, ठीक। तो हमसे पूछा है दूरी, तो दूरी भी हमारा 30 नहीं होगा, ये भी इससे 1/4 यानी कि 7.5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर एक तरीका ये है कि S1 गुणे S2 बराबर S2 माइनस S1, यानी जो लंबी बड़ी दूरी होगी उसको करना है, गुणे समयांतर, समय का अंतर, समय अंतर बटे 60, ठीक है। तो हम देख रहे हैं S1 कितना है 10, S2 कितना है 15 और इनके बीच का अंतर कितना है 5, गुणे नीचे आ गया 60, और हमारा समयांतर कितना है, ये चल रहा है और हमारा समयांतर कितना है, ये 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है और ये 5 मिनट की, तो समयांतर आ गया 15, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व करेंगे, 15 कम 15, 5 को 60, 5 3 15, ये आ गया 30/4, आ गया 7.4, ठीक है, 7.4 किलोमीटर। ये हमारा हो गया। आप ऐसे लगा सकते हैं, मैंने इसको कैसे लगाया था, मैंने ऐसे लगाया था कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। और हमको पता है कि चाल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है समय की, यानी जो समय है वो चाल का उसका रेशियो उल्टा होगा। तो हमारी पहली स्पीड 10 किलोमीटर दे रखी है, दूसरी 15 किलोमीटर दे रखी है, तो यहाँ से मैं रेशियो निकालूंगा तो 5 दूना 10, 5 3 15, ठीक। ये हो गया हमारा चाल का अनुपात। अब समय का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि चाल अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के। तो ये आ गया 3:2, यानी पहले उसे 3 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लग रहे हैं। तो इनके बीच कितने का अंतर है, 1 घंटे का। तो घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे, आएगा 60। लेकिन हम देख रहे हैं समय में अंतर कितना है, 15 का। समय में अंतर कितना है, 15 का। तो इस 60 की वैल्यू हमें दे रखी है 15, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 1/4 गुना ज़्यादा, ठीक। तो अब हम यहाँ से समय निकालेंगे तो समय भी हमारा कितना होगा, समय हमारा हो जाएगा 3 नहीं होगा, ये भी 1/4, यानी 1/4 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम दूरी निकाल लेंगे। तो चाल हमारा कितना है, चाल हमारा है 10, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल हमारा है 10 और समय हमारा है 3/4, तो ये आ गया 30/4, तो आ गया हमारा 7.5, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो आप तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है और काफ़ी आसान है। कह रहा है कि वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिसमें पहले वर्ष की ब्याज 10% हो और दूसरे वर्ष की ब्याज 12% हो,
तो 10,000 की धनराशि पर 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। इसे आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो सूत्र से लगाइए, मैंने सूत्र से नहीं लगाया था, ऐसे लगाया था। मतलब 2 ब्याज है, पहले साल का फर्स्ट ईयर का ब्याज जो है वो 10% है, और सेकेंड ईयर का ब्याज जो है वो है हमारा 12%। तो अगर इसको मैं चेंज करूँगा फ्रैक्शन में तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। इसको मैं चेंज करूँगा तो 12/100, 4×3 = 12, 25, यानी 3/25 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि ठीक है, पहले साल हमारा जो है, पहले साल जो हमारा ब्याज है वो कह रहा है कि 10 था, 10 से 11 हो जाता है। पहले साल 10 से 11 हो जाता है, 1 रुपये का ब्याज लग जाता है। दूसरे साल क्या हो रहा है, 25 पे 3 की वृद्धि 28 हो जाती है, 25 से 28 हो जाता है। ठीक है, तो बस इस दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ गया 250, ये आ गया हमारा 11/88 के 8, 11×22 30, 308। तो ये हमारा जो है ये मूलधन है। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10,000 दे रखी है, 10,000 दे रखी है। इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 40 गुना ज़्यादा, सॉरी इससे 40 गुना ज़्यादा। तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, इससे 40 गुना ज़्यादा होगी। 8 8 चौक को 32, 4×3 = 12, यानी 12,320। तो 12,320 हमारा सही आंसर हो गया। इसको मैंने ऐसे लगाया था। बाकी एक तरीका है फार्मूला का, आप फार्मूले पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 2D का है। कह रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्करों में पहिए कितनी दूरी तय करेगा। ये पहिया है, मान लेते हैं कि ये एक पहिया है, गोलाकार पहिया है। ये पहिया है, इसकी त्रिज्या जो है r बराबर हमारा दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले एक पहिया एक राउंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये एक राउंड में इसकी जो परिधि होगी उतनी ही दूरी तय करेगी। ये एक राउंड में जब ये चलेगी तो जितना ये एक बार में, जैसे यहाँ से चली तो ये घूम के ऐसे 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 यहाँ पे जब आएगी तो ये एक राउंड हो जाएगा। तो एक राउंड में इसकी जो परिधि होगी यही इसकी दूरी होगी। एक राउंड में ये जो दूरी चलेगी वो अपने परिधि के बराबर चलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिधि निकाल लेंगे। तो परिधि होती है 2πr, 2πr इसकी परिधि होती है। तो 2 × 22/7 × r मतलब 14, तो 7 दूनी 14, तो यह आ गया 88। ठीक है, परिधि हमारा आ गया 88। अब यानी एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर चलने में ये चक्का 88 सेंटीमीटर दूरी चलता है। जब ये एक चक्कर चलेगा तो 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। तो कह रहा है 15 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। तो 88 × 15 कर देंगे, तो 15 × 120, 12, 15 × 120, यह आ गया 1320। तो ये हमारा आंसर है 1320। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि तालिका का ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेहद आसान है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कैलकुलेशन है क्योंकि यहाँ पे नंबर दे रखा है और उनका परसेंटेज दे रखा है। तो हम कर लेते हैं, लेकिन टाइम लगेगा यार, कर लेते हैं। कह रहा है कि विषय ए, बी और सी में अमित द्वारा प्राप्त कुल अंक, ए बी सी में अमित द्वारा प्राप्त कुल अंक। तो ए बी सी, सबसे पहले इसके प्राप्तांक दे देते हैं। ये 75 अंक का है, ये 80 अंक का है, ये हमारा 100 अंक का है। तो कह रहा है अमित इसमें कितना अंक प्राप्त करता है। अमित इसमें 64% प्राप्त करता है, और इसमें कितना परसेंट प्राप्त करता है, 65%, और इसमें 80% प्राप्त करता है। तो 80% प्राप्त करता है, तो हम यहाँ से इसका अंक निकाल लेंगे, अमित का अंक निकाल लेंगे। अमित का अंक निकालेंगे तीनों विषय का। तो 75 का 64% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 75। 25 से 75, 25 चौक को 100, 4 कम 4, 4 चौक को 4 छः 24, यह आ गया 16 3 48। यानी इसका ए विषय में इसको 48 नंबर मिले। अब 80 का 65% निकालेंगे तो 65/100, ये 0 0 कट गया, ये हो गया 13, 5 दूनी 10, 2 चौक को 8, ये 13 चौक को 52। यानी 20 सब्जेक्ट में इसे 80 में से 52 नंबर मिले। अब 100 का 80% 80 होता है। तो अमित को टोटल तीनों सब्जेक्ट में 8 2 10 के 0, 8 5 13, 13 17, 180 नंबर मिले। ठीक है,
ये हमसे क्वेश्चन में कहा है, पहला शर्त हो गया हमारा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी सी डी और ई में, बी सी डी और ई में विक्रम को यानी ये है 80 नंबर का, और ये है 100 नंबर का, ये है 50 नंबर का, ये है 150 नंबर का। अब इसको मिले कितने हैं विक्रम को, इसको मिले 70%, इसमें मिले हैं इसको 73%, इसमें मिले हैं 84%, इसमें मिले हैं 86%। ये विक्रम है, ये विक्रम है। तो इसका हम निकाल लेते हैं। तो 80 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा, बटे 100, ये आ गया 8 7 56 नंबर। फिर विक्रम को सी विषय में कितना मिला, 100 का 73 आ गया 73। अब 50 का 84%, डी में 50 का 84% बटे 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, ये आ गया 42। अब 150 का 86% निकालेंगे तो 86 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 5 ते 15, 5 दूना 10, 2 चौको 8, 2 ते 6, तो 3 तरीके 9, 3 चौको 12। अब इसको जोड़ लेते हैं कि इसको टोटल कितना नंबर मिला, तो 36 9 9 दूना 18, 20 के 0 हासिल आ गया 2, ये आ गया 7 5 12 12 16 16 2 18, 20 के 0 हासिल आ गया 2, ये आ गया 3। यानी अमित को टोटल 180 मिले और विक्रम को टोटल 300 नंबर मिला। अब क्वेश्चन में कहा है कि विक्रम द्वारा प्राप्त कुल अंक, यानी विक्रम को 300 मिला, विक्रम द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत कम है, यानी ये इससे कितने % कम है। इसको मिटा देता हूँ। तो विक्रम ने टोटल 300 नंबर पाया और ये 180, तो ये इससे कितना नंबर कम, ये 120 नंबर कम। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 3 चौको 12, ये आ गया 40%। तो बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा फिर ग्राफ का है, तो इसे भी मैं बता ही देता हूँ। कह रहा है कि कॉलेज बी में वर्ष 2014 15 17, कॉलेज बी में 720, 14 में 720, फिर 750, फिर बी 17 में हो गया हमारा 780। ये कॉलेज बी का है 14 15 और ये 17। इसको जोड़ेंगे तो आगे 8 2 10, 15 के 5, 7 3 21 22, 2250। आगे कह रहा है नामांकित छात्रों की औसत, तो इसका औसत निकालना है, 3 से भाग करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, ये आ गया 750। ठीक। कह रहा है कि कॉलेज ए में 2014, तो 600 बच्चे हैं। तो बस अनुपात हमें बताना है, तो 0 से 0 कट गया, 15 5 15, 5 चौक को 60, 5:4 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि ग्राफ का है, पाई ग्राफ का है, ये भी इसको देख लेते हैं। तो एक गोला सा पाई चार्ट दे रखा है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वनीला फ्लेवर जो हमारा ग्राफ में दे रखा है, वो वनीला फ्लेवर हमारा 16.5% दे रखा है, और इसी की वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखा है 3300 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ से परसेंटेज ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। तो अब इसको काटेंगे कि तो 11 से काटेंगे तो 11 का 11, 11 5 55, फिर आ गया 11 3 33। ठीक, अब इसको काटेंगे 3 से, तो 3 5 15, यह आ गया 3 एकम 3। अब काट देते हैं 5 से, तो 1% की वैल्यू आ गई हमारा 5 दूना 10 200। अब हमसे क्या पूछा है, चॉकलेट फ्लेवर की कुल बिक्री। तो हम देख रहे हैं ऊपर जो हमारा देखा है चॉकलेट फ्लेवर जो है वो 25.8 है, चॉकलेट फ्लेवर 25.8 है। 1% की वैल्यू हमें इतना दे रखा है 200, तो 25% की वैल्यू निकालेंगे, 25.8 की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर 25.8 से गुणा कर देंगे, गुणे 200। तो ये गुणा करेंगे, 2 8 16 6 2 5 10 1 2 2 दूना 4 1 5, यह आ गया 5160। 5160 ये इसका आंसर है। तो ये तीनों ग्राफ काफ़ी आसान थे, बस थोड़ा सा ध्यान देना था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि कह रहा है कि एक समभुज त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा 12.3 सेंटीमीटर है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ये त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, यानी ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इसको हम समभुज त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई दे रखी है 12.3। ठीक, 12 कड़ी में 3। इसकी ऊंचाई हमसे पूछा है, ये ऊंचाई का मान हमसे पूछा है। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था, सबसे पहले जो इसका क्षेत्रफल होता है,
इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है। और कभी भी अगर ऊंचाई दे दे और एक भुजा दे दे तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे भुजा। तो अब ये भी क्षेत्रफल, तो दोनों क्षेत्रफल को मैंने बराबर कर दिया। तो बस हम यहाँ से एच का मान निकाल देंगे, ए का मान हमें दिया ही है, ठीक है। तो कड़ी में 3/4 इसका मान दे रखा है 12, कड़ी में 3 का वर्ग बराबर 1/2 गुणे ए का मान दे रखा है 12, कड़ी में 3 गुणे एच का मान हम यहाँ से निकालना है। तो 2 से कट गया, 2 दूना 4। अब इसको करेंगे तो यह आ गया 144 गुणे 3, यह आ गया 144 गुणे 3, ये यहाँ से हट गया। अब हम देख रहे हैं ये 12 से 12 बार चला गया, ये कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, ये 2 से कट गया, 2 छक्का 12, ये आ गया 36 18, यानी h बराबर आ गया हमारा 18। इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। बाकी जो सोल्यूशन में दे रखा है वो दे रखा है थोड़ा सा अलग, उसे आप देख लीजिएगा, लेकिन ये हमारा तरीका है। ऐसे कुछ भी पूछेगा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सोल्यूशन में क्या दे रखा है, ऊंचाई बराबर हमारा दे रखा है कड़ी में 3/2 भुजा और भुजा। तो बस यहाँ ये भी एक सूत्र है, आप तो या चाहे तो आप ऐसे लगा सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे कर लिया। तो यहाँ से भी हमारा निकल जाएगा कड़ी में 3/2 12, कड़ी में 3, अब ये 2 छक्का 12, कड़ी में कड़ी का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगा, 36 18, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि साधारण ब्याज का और काफ़ी बेहद आसान और अच्छा भी है। कह रहा कि यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है तो उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अपरिवर्तित रहे, यानी ब्याज न बदले, सेम रहे। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज दे रखा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज वो 1200 रुपये दे रखा है, बेहद आसान है। तो 1 वर्ष का हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो 1 वर्ष का आ गया हमारा 600, और जो हमारा दर है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो हर साल ब्याज सेम ही आएगा। यानी पहले साल अगर 600 आ गया तो दूसरे साल 600 आएगा, तीसरे साल भी 600 आएगा, चौथे साल भी 600 आएगा। तो हमसे 5 साल का पूछा है, तो 1 साल का 600 है तो 5 साल का कितना होगा, 5 से गुणा कर देंगे, यह आएगा 6 6 30 3000। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि अनुपात का है। कह रहा कि 2 संख्याएँ हैं 9 और 7 के अनुपात में, 2 संख्याओं का अनुपात 9 और 7 दे रखा है। कह रहा कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 के से 56 अधिक है, मान लेते हैं ये 9x है, ये 7x है। कह रहा जो बड़ी संख्या है जो 9x है ये इसके 1/7 के, तो 7x का 1/7 कितना होगा, सॉरी चलिए मान लेते हैं कि ये 9 और 7 है। कह रहा कि जो बड़ी संख्या है यानी जो 9 है वो इस छोटी संख्या की यानी 7 के 1/7 के 1/7 के 1/7 से 56 अधिक है, तो इसका 1/7 कितना आएगा, 1 आएगा। तो इससे ये 56 अधिक है, तो हम देख रहे हैं इससे ये कितना अधिक है, 8 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 8 नहीं 56 अधिक है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 7 गुना ज़्यादा। तो पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो इन दोनों संख्याओं का हम योग देख रहे हैं 9 7 16 हो रहा है, लेकिन ये 16 नहीं होगा, इससे 7 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 7 गुना हो रहा है। तो 16 7 112, ये हमारा आ गया आंसर 112, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। पहली 4 संख्याओं मान लेते हैं कि A B C प्लस D 4 संख्याओं का औसत क्या है, 5वीं संख्याओं का 3 गुना है। तो 5वीं संख्या मान लेते हैं E, इसका 3 गुना है, ठीक। ये हमारा आ गया। अब इसको हम इधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 12 12 गुणे ई। आगे कह रहा है कि यदि उन 5 संख्याओं का औसत यानी A B C D प्लस E, इन 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 85.8 दे रखा है। तो 5 का इससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 8 40 के 0, 5 25 4 29 के 9 48 42 आ गया, ये हमारा आ गया 429, यानी इन पाँचों संख्याओं का मान है 429, ठीक है।
तो हमसे पांचवी संख्या यानी ई का मान पूछा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी दे रखा है, तो इसके बराबर हम यहाँ पे रख देंगे तो ई का मान आ जाएगा। तो ए बी सी डी बराबर ई को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ई इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, ई इसके बराबर यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 429 माइनस ई बराबर 12 ई। अब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 13 ई बराबर 429। अब ई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 429 13 से भाग देंगे, 13 तिया 39, फिर 13 तिया 39 आ गया 33। तो ई का मान आ गया, पांचवी संख्या हमारी हो गई 33। तो इसको ऐसे ही सॉल्व किया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो कारें ए और बी क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करती हैं। यदि कार बी को यात्रा के लिए कार ए से 2 घंटे कम समय लगते हैं तो दोनों शहरों के बीच की दूरी। क्वेश्चन बेहद आसान है। कह रहा है कि दो कार है, एक कार ए है एक कार बी है। इसकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हमको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो यहाँ पे हमारा स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये स्पीड है हमारा, यहाँ से अनुपात निकालेंगे, 5 7 35 अनुपात 5 9 45। ठीक, ये हमारा स्पीड है, चाल है। तो हम टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा 9 अनुपात 7। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कार बी को यात्रा के लिए कार ए से 2 घंटे कम समय लगते हैं, 2 घंटे कम समय लगते हैं, 2 घंटे कम समय लगते हैं, 2 घंटे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 घंटे कम समय लगते हैं इसके हिसाब से, और क्वेश्चन में भी 2 घंटे कम बता रहा है। तो इसका इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 1 ही गुना ज़्यादा है यानी 2 है। तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो हमसे पूछा है तो शहरों के बीच की दूरी, तो शहर के बीच की दूरी हमसे पूछा है। तो शहर के बीच की दूरी क्या करेंगे, तो जो हमारा टाइम है वो भी इससे कितना गुना ज़्यादा, 1 गुना ज़्यादा, 9 घंटे। तो बस क्या करना है, 9 घंटे का गुणा 35 में कर देना है, या तो 7 का गुणा 45 में करना है। तो 35 गुणे 9 आ जाएगा हमारा, 2 9 5 45 के 5 9 3 27 4 31, ये आ गया 315 किलोमीटर। तो यही हमारा आंसर है, 315 किलोमीटर। इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस काफ़ी ध्यान से देखना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी जो चाल है वो समय का उल्टा है। तो हमारा चाल का मान दे रखा है 35 45, अनुपात हमने निकाल लिया, 5 7 35 5 9 45, चाल का अनुपात आ गया। समय का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 9 और 7 आ गया, यानी ए को 9 घंटे लग रहा है, बी को 7 घंटे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी को 2 घंटे कम लग रहा है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं अनुपात के हिसाब से भी 2 घंटे कम लग रहा है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 1 ही गुना ज़्यादा। तो हमारा समय कितना होगा, ये 9 होगा, ये 7 होगा। ठीक है, तो अब दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 ये चाल है, 35 में या तो 9 का गुणा कर दीजिए, 45 में या तो 7 का गुणा कर दीजिए, दोनों से हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है जो कि सरलीकरण का है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो हम सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक में 5/3 का 300, तो का को हल करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 500। तो यहाँ पे आ गया 500। ठीक है, ये प्लस है, ये हो गया 7 दूनी 14 15/2 हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10 11/2 हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब भाग को करेंगे, गुणा को नहीं करेंगे, सबसे पहले भाग को करेंगे। तो हम देख रहे हैं भाग को अगर हम गुणे में चेंज करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये गुणा में अगर चेंज होगा तो ये 2/11 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बस 11 से 11 कट गया, यहाँ पे बच गया 100, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1500 प्लस 500, ये आ गया 2000, यानी यहाँ पे आ गया 2000, ये आ गया 2000, कोष्टक में आ गया हमारा 2000। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कोष्टक हटेगा तो ये भाग में चला जाएगा, ये कोष्टक हटेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा भाग में, ये हमारा बच गया। अब हम का को पहले सॉल्व करेंगे। का जैसे बचपन में हमने पढ़ा है, का को पहले काट लो ता पीछे से भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दिए उठाएं। तो हम का को सॉल्व करेंगे तो यहाँ का मतलब होता है गुणा, तो ये कट जाएगा 3 से 3, 2 1 कम 2 चौक 8, ये आ गया 1/4, यहाँ पे आ गया 1/4। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 500 दे रखा है, तो 500 को यहाँ लिखेंगे। अब ये
500 के बाद जितने भी दाएं तरफ, इधर दाएं तरफ जितने भी भाग दे रखा हो, अगर एक से ज़्यादा भाग दे रखा हो तो सभी गुणे में चेंज हो जाएंगे, सभी बटे में आ जाएंगे। तो गुणे में चेंज करेंगे तो ये 1/4 का 4 हो जाएगा और ये 2000 का 1/2000 हो जाएगा। बस 5 चौक को 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौक को 20, 20 कट गया, ये आ गया 1। तो इसका सही आंसर है 1। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बेहद आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो सेम पैटर्न पे पूछता है और हमेशा इसी तरह सॉल्व होता है। करा कि एक दुकानदार अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% का बट्टा देने के बाद यानी छूट देने के बाद वो 25% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का सीपी यानी लागत मूल्य 560 है तो उसका अंकित मूल्य बताना है। इसका बस एक तरीका है, इसका एक सूत्र है, यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, यानी अंकित मूल्य को हम एमपी बोलते हैं, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, बराबर जो एमपी है उसके सामने जो है लाभ वाला होगा 100 प्लस लाभ यानी लाभ परसेंटेज, और जो सीपी है यानी सीपी में छूट वाला होगा, यानी इन दोनों का उल्टा होगा, तो 100 माइनस छूट। बस ये आपको याद रखना है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ से मार्क प्राइस बटे सीपी का अनुपात निकालेंगे। दे रखा है 100, लाभ कितना हो रहा है, 100 पे लाभ हमारा हो रहा है 25%। अब नीचे 100 हमारा छूट कितना दे रखा है 20%। ठीक है, तो बस हमारा यहाँ से एमपी और सीपी का अनुपात निकल जाएगा। तो ये आ गया 125%, ये आ गया हमारा 80%। तो प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये हमारा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य सीपी का अनुपात आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 560 रुपये इसका मान दे रखा है, 560 रुपये इसका मान दे रखा है। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 80 दे रखा है, तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो इससे 7 गुना ज़्यादा है, तो इससे 7 गुना ज़्यादा है। तो हमसे एमपी पूछा है, तो एमपी कितना होगा, ये भी इससे 7 गुना ज़्यादा, 7 5 35 के 5, 7 दूना 14, 3 17 7, 7 एक 7 1 8। तो ये हमारा आंसर हो गया 875। ठीक है, तो हमारा जो अंकित मूल्य हो गया वो 875 हो गया। तो बस आपको ये चीज़ याद रखना है, बस उतना ही से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो इसे कुछ ही सेकंड में कर लेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, करा कि स्मिथर्स और होमर्स की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 5 है। स्मिथर्स एक लड़का है जिसका नाम स्मिथर्स है, और होमर की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है। ठीक, कह रहा कि 7 वर्ष बाद होमर की आयु 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 साल हो जाती है। तो मान लेते हैं ये 3x है, ये 7x है। तो 7x थी वर्तमान में, उसमें 7 और जोड़ देंगे, 7 साल बाद ये 42 हो जाती है। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 7x ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 35। ये हो गया x बराबर आ गया 7 5 35। तो उनकी वर्तमान आयु आ गई, तो यहाँ पे रख देंगे x का मान, तो ये हो गया 7 5 35, ये हो गया 7 3 21, यानी इन दोनों की वर्तमान आयु निकल गई। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद इस स्मिथर्स की आयु कितनी होगी, तो 21 में अगर 8 जोड़ेंगे 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है 29 साल। 8 वर्ष बाद उसकी आयु 29 साल हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बेहद आसान है और इस टाइप के क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा ही जाता है। कह रहा है कि यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो 12 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी। कह रहा है कि 6 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो मान लेते हैं कि वो हमारे पास 100 रुपये है और 100 रुपये 6 वर्ष में दोगुना हो जाती है, यानी कि 200 हो जाता है। इसका दोगुना हो जाता है ना 6 वर्ष में, कितने साल में, 6 साल में। कितना बढ़ता है, 100 रुपये बढ़ जाता है। 100 साल में कितना बढ़ जाए, 6 साल में ये 100 रुपये की वृद्धि होकर दोगुना हो जाती है। समझ में आया। हमारे पास पैसा था 100 रुपये और वो बढ़ के हो जाता है दोगुना 6 साल में 200। तो कितना बढ़ रहा है, 100 रुपये बढ़ रहा है ना। अब आगे कह रहा है कि वो 12 साल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अगर 6 साल में 100 रुपये बढ़ रहा है तो 12 साल में, 6 साल में 100 रुपये बढ़ रहा है तो 12 साल में 2 से गुणा करेंगे और इधर भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये 12 साल में कितना हो जाएगा,
200 हो जाएगा। तो बढ़ कितना रहा है 200, यानी पहले 100 था तो अब बढ़ के 200 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 300। तो इससे कितना गुना हो गया 300, 3 गुना ज़्यादा हो गया। तो बस आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है कि जब 6 साल में 100 रुपये हो रहा था, अब 12 साल में 200 रुपये बढ़ जा रहा है। तो 100 रुपये पे 200 बढ़ेगा तो ये 300 हो जाएगा ना। जब 200 बढ़ेगा 100 रुपये पे तो ये 300 हो जाएगा, यानी इसका 3 गुना हो गया। तो बस यही हमारा आंसर है कि 3 गुना हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और हमें क्या करना चाहिए, जो भी आपकी राय हो, जो भी चीज़ें हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।